नमस्ते। 4 पीएम के देश की बात शो में सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि से जुड़ा हुआ है और इसका संबंध पूरे देश की छवि से भी है। और ये मसला ये है कि नरेंद्र के पाकिस्तान के साथ में भारत ने जो संघर्ष विराम किया है, उससे नरेंद्र मोदी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस संघर्ष विराम का पूरा श्रेय लें। उन्होंने 22 तारीख को बैसरण घाटी में आतंकवादियों ने जो कत्लेआम किया था, आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की उनकी पत्नियों के सामने। उसके बाद पहली बार देश को तब संबोधित किया जब पाकिस्तान के साथ में संघर्ष विराम हो गया। उसके बाद दूसरे दिन वो आदमपुर हवाई अड्डे पे गए, जो फौजी हवाई अड्डा है, पाकिस्तान से केवल 100 किलोमीटर दूर है, और वहां उन्होंने करीबन 1.5 घंटा वायु सैनिकों के साथ में बिताया। और वहां भी उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का श्रेय लेने की कोशिश की। आमतौर पर होता यह है कि जब किसी देश के साथ में हमारा फौजी संघर्ष होता है, तो देश का जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उसका श्रेय उसे बहुत आसानी से मिल जाता है। हमें याद है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुई थी, उस जंग का पूरा श्रेय, उसमें भारत की जो जीत हुई थी, उसका पूरा श्रेय आज तक लोग तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देते हैं। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान से जो जंग हुई, उसका पूरा श्रेय आज तक लोग श्रीमती इंदिरा गांधी को देते हैं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। इनके राजनीतिक नेतृत्व में वो जंग हुई थी। शास्त्री जी के कई निर्णयों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जीत का श्रेय उन्हें दिया जाता है। इसी तरह इंदिरा गांधी के भी कई निर्णयों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जीत का श्रेय उन्हें दिया जाता है। शास्त्री जी उस वक्त के हीरो थे। इंदिरा गांधी भी उस वक्त की नायिका थी, यहां तक कि उन्हें विपक्षी नेताओं द्वारा दुर्गा के नाम से भी नवाजा गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी को श्रेय मिलना तो दूर रहा, खुद हिंदुत्व की विचारधारा की नुमाइंदगी करने वाले लोगों के बीच में भी नरेंद्र मोदी के पूरे कामों को संदेह से देखा जा रहा है। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं विख्यात पत्रकार कर्ण थापर की बातचीत सुन रहा था। वरिष्ठ पत्रकार और कई किताबें लिखने वाले और पत्रकारिता की दुनिया में खोजी पत्रकारिता के जनक माने जाने वाले अरुण शौरी के साथ में। तो अरुण शौरी ने एक ऐसी बात कही जो सोचने काबिल है। अरुण शौरी की बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं होता हूं, लेकिन यहां पर जो उन्होंने कहा है वो जरूर गौर करने काबिल है। अरुण शौरी ने यह कहा कि जब पहलगाम की बैसरण घाटी में आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर गोलियां मारी, स्त्रियों के सामने उनके पतियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी कुछ अनिर्णय की स्थिति में दिखाई पड़े। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने आप को कहीं किसी कमरे में बंद कर लिया है और वो हिचक में है, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। काफी समय तक इसी प्रकार की छवि लोगों के दिमाग पर अंकित रही। ये पहली बात अरुण शौरी ने कही। अरुण शौरी ने एक दूसरी बात कही, वो भी गौर करने काबिल है। शौरी ने यह कहा कि जब देश का मीडिया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खबरिया चैनल, जब इस तरह के दावे कर रहे थे कि भारतीय सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सेना अंदर तक घुसती चली गई है, उसने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, भारतीय इंडियन नेवी ने कराची का जो पोर्ट है उसको तबाह कर दिया है, और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर को बर्खास्त कर दिया गया, न केवल बर्खास्त कर दिया गया बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी किसी दूसरे सेनाध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया है। जब इंडियन मीडिया इस तरह की फर्जी खबरें फैला रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी को जिस तरह उन्हें रोकना चाहिए था, नरेंद्र मोदी ने यह कदम नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी चाहते, क्योंकि ये पूरा मीडिया नरेंद्र मोदी की मर्जी से काम करता है, नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो बस एक बात कह सकते थे कि इस बकवास को बंद किया जाए, और उसके बाद इन तमाम एंकरों और एंकरनियों की कोई हिम्मत नहीं थी कि इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बकवास करें। अरुण शौरी का कहना यह है कि ये करके उन्होंने
न केवल भारतीय मीडिया की साख को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे देश की साख को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सेनाओं के लिए संकट पैदा किया है और नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी संकट पैदा किया है। किस तरह संकट पैदा किया है? उन्होंने इस तरह की बातें करके इतनी उम्मीदें पैदा की, इतनी अपेक्षाएं पैदा की, जो 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 राजनीतिक हकीकत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो हकीकत है उससे मेल नहीं खाती थी। उन्होंने कहा कि सरकार अब उस दिशा में जा रही है जिससे वो पाकिस्तान को पूरी तरह कब्जे में ले लेगी। पाकिस्तान की अब राजधानी पे कब्जा कर लिया है इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान के सबसे बड़े और मशहूर शहर लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया गया, जब कराची का पोर्ट तबाह कर दिया गया, जब इतना काम भारतीय सेना ने किया, जबकि हकीकत ये थी कि भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ मार्च ही नहीं कर रही थी। सेना को मार्च करने के लिए, यानी पाकिस्तान पर किसी जगह पर कब्जा करने के लिए फौजियों को मार्च करना होता है वहां पर। भारत में सेना का मोबिलाइजेशन ही नहीं हुआ था। सेना का मोबिलाइजेशन होना एक तकनीकी टर्म है, इसको समझने की जरूरत है। सेना के मोबिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? जब सरकार एक राजनीतिक फैसला लेती है कि भारत इंडियन आर्मी को मोबिलाइज किया जाएगा, तब सारे देश में जहां कहीं भी सिपाही होते हैं वो अपनी ड्यूटी की तरफ चल देते हैं, ट्रकों में बैठकर, ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं और हम लोगों की आंखों के सामने से 50-50, 100-100 ट्रकों के काफले निकलते हैं जो कि फौजियों से भरे हुए होते हैं। मालगाड़ियों के अंदर 100-100 टैंक लदे होते हैं, हम सब लोग उनको देखते हैं। याद कीजिए, संसद के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर फैसला किया था कि अब सेना का मोबिलाइजेशन होगा, और तब सेना का मोबिलाइजेशन हुआ। तब हम लोगों ने पहली बार देखा कि सेना का मोबिलाइजेशन दरअसल चीज क्या होती है। ये एक ऐसी घटना होती है जो आंखों से नहीं छिप सकती। ऐसी कोई घटना भारत में घटित नहीं हुई। सरकार ने सेना को मोबिलाइज करने का निर्णय लिया ही नहीं, और ये युद्ध केवल ड्रोन फेंकने और मिसाइलें फेंकने और कुछ गोलाबारी करने तक ही सीमित था। इसीलिए मैं इसे युद्ध भी नहीं कहता, मैं ऐसे फौजी संघर्ष कहता हूं। मैं इसे युद्ध विराम भी नहीं कहता, इसीलिए मैं इसे संघर्ष विराम कहता हूं। मोदी जी की साख के ऊपर जो सबसे बड़ा बट्टा लगा है, वो बट्टा लगा है उनके मित्र, जो खुद भी मोदी जी को अपना मित्र कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों के कारण। और वे हरकतें ऐसी हैं कि मोदी जी उन हरकतों का खंडन भी नहीं कर सकते। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसके ऊपर विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य दिया। विदेश मंत्रालय का वक्तव्य कहता है कि सीज फायर वार्ता के दौरान ट्रेड का मुद्दा कभी कहीं नहीं आया। ध्यान कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के कल के संबोधन के आधे घंटे पहले जो वक्तव्य दिया है, जो सब लोगों के भी सोशल मीडिया में मौजूद है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा भारत और पाकिस्तान से कि अगर दोनों के अगर युद्ध बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड रोक दूंगा, तुम्हारे साथ व्यापार रोक दूंगा। इससे वो डर गए और तुरंत उन्होंने युद्ध बंद करने का फैसला कर दिया। दूसरी बात विदेश मंत्रालय ने कही, कश्मीरी मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की, आई हैव ब्रोकर्ड दिस सीज फायर। जो बात ट्रंप इसके बाद कहते हैं, आई थिंक इट्स परमानेंट, ये ट्रंप कहते हैं, इसका भी विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। विदेश मंत्रालय ने तीसरी बात कही कि जम्मू कश्मीर से भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, यानी ये बाइलेटरल, द्विपक्षीय मुद्दा है। लेकिन ट्रंप इसे पहले ही ट्राइलेटरल बना चुके हैं, यानी त्रिपक्षीय बना चुके हैं। और एक बार जब मुद्दा त्रिपक्षीय बन जाता है फिर वो मल्टीलेटरल यानी कि बहुपक्षीय हो जाता है। ये विदेश नीति का ये जो पहले से स्थापित रवैया है, धीरे धीरे भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से भारत स्पष्ट रूप से ये नहीं बोलता कि ट्रंप ने जो कहा है उससे भारत पूरी तरीके से असहमत है। ये ट्रंप के अपने निजी विचार हो सकते हैं, इसका भारत के राजनीतिक यथार्थ से, भारत की विदेश नीति से, भारत की रक्षा नीति से कोई संबंध नहीं है। आखिरकार वो कौन सी झिझक है जिसकी वजह से ट्रंप की बातों का भारत में खंडन नहीं किया जाता? ट्रंप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति है। जब वो इन बातों को कहते हैं तो बाकी दुनिया उनकी बातों पर यकीन करेगी, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात पर यकीन नहीं करेगी। अगर ट्रंप की बात को एक पलड़े पर रखा जाएगा और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात को दूसरे पलड़े पर रखा जाएगा तो ट्रंप का पलड़ा बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा और भारत के विदेश मंत्री के प्रवक्ता की बात का पलड़ा बहुत ऊंचा हो जाएगा। ट्रंप की बात का तभी बाकायदा खंडन हो सकता था, प्रभावी खंडन हो सकता था, जब भारत के प्रधानमंत्री कहते
अपने कल के वक्तव्य में या आज के आदमपुर हवाई अड्डे पर दिए गए वक्तव्य में ये कहते कि ट्रंप ने जो कहा, ट्रंप हमारे दोस्त जरूर हैं लेकिन हम उनकी इस बातों से सहमत नहीं है, हमें ट्रंप के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, हमें ट्रंप की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं। भारत सक्षम है कि वो कश्मीर के मुद्दे को अपने तरीके से निपटा लेगा। हमारी संसद एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चुकी है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और हम उसे पाकिस्तान से हस्तगत करके रहेंगे। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से मोदी जी को करनी चाहिए थी। अगर मोदी जी इन सब बातों को कर देते तो मोदी जी ने इस पूरे प्रकरण में जो भी कमियां कही हैं वो सारी उनकी कमियां धुल जाती और वास्तव में तब नरेंद्र मोदी को श्रेय लेने का मौका मिलता। देखिए अब स्थिति क्या है कि पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में रक्षा सेनाएं खड़ी हुई थी। पूरा विपक्ष रक्षा सेनाओं के साथ था और सरकार ने ये जो एक राजनीतिक निर्णय लिया था कि बैसरण की घटना का बदला लिया जाएगा, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, सरकार इसके भी पक्ष में था विपक्ष। लेकिन अब रक्षा सेनाएं हट चुकी हैं, संघर्ष विराम हो चुका है, अब जवाब तलबी का समय है और बाकायदा राजनीतिक बयानबाजी का विपक्ष की तरफ से भी समय है। और विपक्ष ने बातें पूछनी शुरू कर दी है। विपक्ष ने यह कहा है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए और संसद के विशेष सत्र में आप खड़े होकर कहिए कि हमने ये सब किया है और उसमें हमें अमेरिका के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग आपका समर्थन करेंगे। अभी तक सरकार की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया कि सरकार संसद का इस सवाल में विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है या नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो मोदी के सामने एक चुनौती फेंकता है और वो चुनौती यह है कि मोदी ट्रंप की बातों का खंडन क्यों नहीं करते हैं। आखिरकार वो कौन सी मजबूरी है जिससे मोदी इस तरह की छवि प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो अमेरिका परस्त हों और भारत एक अमेरिका का पिट्ठू देश हो। ये छवि लगातार बनती जा रही है। तीसरा एक और पहलू है जो मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहा है, जो पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आमतौर पे जो हिंदुत्व की विचारधारा के उग्र दायरे हैं, जिनको आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट या उग्र राष्ट्रवादी कह सकते हैं, वो लोग हर काम पर मोदी जी की सरकार का समर्थन करते थे, गलत हो या सही हो, हर चीज पर समर्थन करते थे। और जो मोदी जी के आलोचक हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, गद्दार कहा जाता था, हिंदू विरोधी कहा जाता था, ये सारी बातें उनके बारे में कही जाती थी। आज इस संघर्ष विराम के बाद में ये उग्र राष्ट्रवादी खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ ऐसी बातें बोलते हुए मैंने उनको पहले कभी नहीं सुना। तो हिंदुत्व का वो दायरा जो खुद इस पिछले 10 साल से भाजपा को जो बहुमत चल रहा है, इस दौरान जो स्थापित किया गया है और प्रोत्साहित किया गया है, बाकायदा नियोजित तरीके से, प्लान तरीके से इस दायरे का निर्माण किया गया है, हिंदुत्व का ये दायरा भी मोदी जी को बहुत मुश्किल में डाल रहा है। तो देखिए दो बातें हैं, दो बातों को समझने की बात है। पहली बात तो यह है कि इससे पहले कि पाकिस्तान का कोई अधिकारी संघर्ष विराम की घोषणा करता, इससे पहले कि भारत का कोई अधिकारी संघर्ष विराम की घोषणा करता, उसके करीब 1.5 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। ये बात इस देश में गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति के दिमाग में है और उसके दिमाग में सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ। संघर्ष विराम तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए था, ये तीसरा बंदा कहां से आ गया, इसने कैसे संघर्ष विराम कर दिया। और इसके संघर्ष विराम करवाने के दावे के बाद में भारत 1.5 घंटे बाद कहता है, आधिकारिक पुष्टि उसकी करता है। ये एक बहुत जबरदस्त बात है। दूसरी बात, ये जो बात है कि हमने कहा तिजारत बंद कर देंगे, व्यापार बंद कर देंगे, इसलिए ये लोग घबरा गए और इन्होंने, इससे लोगों को लगता है क्या हमारी जो स्वायत्तता है, हमारी जो प्रभुसत्ता है भारत की, वो क्या व्यापार की वेदी पे कुर्बान कर दी गई। क्या अमेरिका से जो हम तिजारत करते हैं, क्या केवल वही जरूरी है या और कुछ भी भारत को एक राष्ट्र बने रहने के लिए, गरिमा संपन्न राष्ट्र बने रहने के लिए और कुछ भी जरूरी है। अब आप देखिए, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा था, आप सुनिए। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीजफायर and to start talks on a broad set of issues at a neutral side। यानी वो साफ कह रहे हैं
कि मैं घोषणा करता हूं, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार तुरंत सीज फायर करने पर सहमत हो गए हैं, और साथ में वो किसी एक ऐसे स्थान पर जो न भारत में होगा न पाकिस्तान में होगा, कई मुद्दों पर आपस में चर्चा करने के लिए भी तैयार हो गए। अब आप बताइए कि अमेरिका के विदेश मंत्री ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात है उसमें कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं आ रहा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आ रहा, उसमें मार्को रूबियो को नाम नहीं आ रहा। तो ये जो पूरी स्थिति है ये बताती है, एक और बड़ा सवाल रखती है कि क्या भारत का भविष्य एक अमेरिकी पिट्ठू देश के रूप में, अमेरिका के पिछलग्गू देश के रूप में भारत का भविष्य स्थापित तो नहीं होने जा रहा है? क्या हमारी यही अंतरराष्ट्रीय छवि बनेगी कि जो ट्रंप कहेंगे हम उसको सुनकर चुपचाप रहेंगे? अगर हमारे मन में ट्रंप की बातों को लेकर कुछ बदगुमानी है, कुछ असंतोष है, तो हम पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे। हम ट्रंप के इर्द गिर्द एक डिप्लोमेटिक डांस करेंगे, लेकिन खुलकर नहीं कहेंगे कि आप जो कह रहे हैं हम उससे असहमत हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है? इस चक्कर में लोगों को 1971 की याद आ रही है, इंदिरा गांधी की याद आ रही है। इंदिरा गांधी ने किस तरह, निक्सन ने जब आंखें दिखाई थी तो इंदिरा गांधी ने साफ जवाब दिया था और निक्सन से बिना मिले हुए चली आई थी। जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा तैनात कर दिया था बंगाल की खाड़ी में, उस वक्त तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने कहा था 7वां बेड़ा आया है, 70वां बेड़ा आया है, हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। वो सब बातें लोगों को याद आ रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाजपा को चाहिए कि अब जरा देखें कि इंदिरा गांधी ने उस जमाने में क्या किया था और इंदिरा गांधी से सबक सीखें। लोग भाजपा, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और भाजपा के लोगों को उनकी वो शेखीखोरियां, वो डींगे याद दिला रहे हैं, जब वो कहते थे कि अब बराक ओबामा से क्या पूछना, अमेरिका से क्या पूछना, भारत को अपना निर्णय खुद लेने चाहिए। या जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में अगर 3 दिन तक लड़ाई और चलाई होती तो इस वक्त पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता। वो सब बातें लोग याद कर रहे हैं। कभी 2023 में अमित शाह ने संसद के अंदर ये शेखी बघारी थी। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी द्वारा बघारी गई शेखियां लोगों को याद आ रही हैं। अब ये भी याद दिलाया जा रहा है कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौता किया था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग शास्त्री जी के, प्रधानमंत्री के घर के सामने यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश बन गया था, उस वक्त भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदिरा गांधी के खिलाफ बातें कर रहा था कि इंदिरा गांधी को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, तरह तरह से उनकी आलोचनाएं कर रहा था। आज बाजी पूरी तरीके से पलट गई है। जो बातें ये सब लोग इंदिरा गांधी खिलाफ किया करते थे, लाल बहादुर शास्त्री खिलाफ किया करते थे, वो सारी की सारी बातें एक तोहमत बनकर इन्हीं के मुंह पर आई हैं। इनके गले में आज एक तौक लटका हुआ है कि आपने क्या ये संघर्ष विराम करके भारत के राष्ट्रीय सम्मान को ठेस लगाई है? रक्षा सेनाओं ने जो बहादुरी और पराक्रम दिखाया है, क्या आपने उस पराक्रम का पूरा लाभ भारत को नहीं मिलने दिया है? ये सारे के सारे सवाल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सवालों में इन सवालों में एक तरफा कोई हम लोग फैसला ले लें। ये सारे के सारे सवाल सार्वजनिक जीवन में हवा में लटके हुए हैं। ये मोदी सरकार का काम है कि वो किसी भी तरीके से इन सवालों का जवाब दे ताकि सारे देश में लोगों को तसल्ली हो सके। क्योंकि अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो लोगों में कुंठा पैदा होगी, और मोदी सरकार के खिलाफ पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी की ये जो परत बनेगी, ये परत ऐसी है जो 2029 में आकर एक बहुत बड़ी नाराजगी के विस्फोट के रूप में सामने आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।